श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ठीक, दशविध परिचय विषय या दशविध परिचय भाव हम पढ़ रहे थे। कारण, करण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, ये हम पढ़ चुके थे। अब बात आती किसकी, तीन लास्ट बचे, कौन कौन से, एक काल, एक प्रवृत्ति और एक उपाय। अब अपन 8वां जो नंबर है काल का वो पढ़ते हैं। काल क्या होता है भाई? कालः पुनः संवत्सरः च आतुर अवस्था च, यानी काल जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक संवत्सर काल और एक आतुर अवस्था काल। तो संवत्सर काल को हम नित्य काल समझ सकते हैं और आतुर अवस्था काल को हम आवस्थिक काल समझ सकते हैं। अब जो नित्य काल है यानी संवत्सर काल है उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से भाई? दो प्रकार के। कैसे? एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। तीन प्रकार के। कैसे? गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन और बारिश का सीजन। ठीक। 6 प्रकार के। कैसे? 6 प्रकार की ऋतुएं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है। और 12 प्रकार का। कैसे? 12 महीने, तप तपस्य, मधु माधव, सुशी शुक्र, नव नभस्य, ईशूर्ज और सहसहस्य। ठीक। फिर इनमें से जो हेमंत ऋतु है उसमें सर्दी बहुत ज्यादा, गर्मियों में, ग्रीष्म में गर्मी बहुत ज्यादा और बारिश में वर्षा बहुत ज्यादा। तो जिस ऋतु में भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती हैं उसे हम असाधारण ऋतु बोलते हैं। इनके बीच में 3 साधारण ऋतुएं भी आती हैं जिनके अंदर वेदर कंडीशन कैसी होती है? समान रहती है या लगभग लगभग स्टेबल रहती है। तो प्रावृट, शरद और बसंत। तो प्रावृट, शरद और बसंत जो है उन्हें हम साधारण ऋतु कहते हैं और ये ऋतुएं जो हैं वो शोधन कराने के लिए प्रेफर्ड होती हैं। तो कोई पूछे कि बताओ प्रावृट के बाद कौन सी ऋतु आती है, तो बताओ कौन सी आती है? वर्षा ऋतु आती है। तो उसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है जो श्लोक पहचानना हमें आना चाहिए। श्लोक बोलता है तस्य अनुबंधः ही वर्षा, मतलब तस्य मीन्स उसका, उसका अनुबंध है वर्षा, यानी किसके अनुबंध में वर्षा होती है? अनुबंध मतलब बाद में होने वाला, है ना? तो किसके बाद में वर्षा होती है? तो प्रावृट के बाद में वर्षा होती है। तो तस्य अनुबंध ही वर्षा, किसके बारे में बात की जा रही है? प्रावृट के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, अब ये बताओ पहली बारिश कब होती है? प्रावृट में होती है, मतलब वर्षा ऋतु में बारिश की स्टार्ट होती है, लेकिन बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ हद तक शुरुआत की बारिश से जस्ट पहले वाला सीजन जहाँ पहली बारिश स्टार्ट होती है उसे हम वो कौन सी ऋतु होती है? वो होती है प्रावृट ऋतु। तो प्रावृट ऋतु के लिए कैसे बोलता है? प्रावृटः इति प्रथमः प्रविष्टः, यानी प्रावृट ऋतु में पहली प्रविष्टि होती है। प्रविष्टि मतलब पहली बारिश होती है। तो पूछ ले किस ऋतु के अंदर पहली प्रविष्टि होती है, किस ऋतु के अंदर पहली बारिश होती है, या ये पूछ ले ब्लैंक इति प्रथम प्रविष्टः किस ऋतु के बारे में बात कर रहा है? प्रावृट ऋतु के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं संशोधन की। देखो, कराने को तो आप संशोधन 6 ऋतुओं में करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रिफर्ड ऋतुएं कौन सी रहती हैं? साधारण ऋतु वाली। तो अगर हमसे कोई पूछे कि संशोधन का अधिकरण कितनी ऋतुएं हैं, यानी कितनी ऋतुओं में हम संशोधन करा सकते हैं, तो करा तो हम 6 में सकते हैं, तो आंसर उसमें 6 जाएगा, 3 नहीं जाएगा। और इसके प्रूफ में श्लोक भी ऐसे लिखा हुआ है, संशोधन अधिकृत्य षड विभज्यन्ते ऋतवः, यानी 6 प्रकार की ऋतुएं जो हैं वो संशोधन के अधिकरण में आती हैं, यानी कि 6 की 6 ऋतुओं में आप करा तो सकते हो संशोधन, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रेफर्ड नहीं रहता है। ठीक है। क्यों प्रेफर्ड नहीं रहता वो एक्सप्लेन करेंगे। तो बोलता है तत्र साधारण लक्षणेषु ऋतुषु वमनादीनां प्रवृत्ति ही विधीयते, साधारण लक्षण वाली ऋतुओं में वमन एटसेट्रा जो संशोधन कर्म है उनकी प्रवृत्ति मतलब कार्य का समारंभ करना, ठीक है, चेष्टा करना, वो करनी चाहिए। इनके अलावा जो बाकी 3 ऋतुएं हैं वहां पर हमें प्राय संशोधन नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए वो समझते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में ऐसा क्या नुकसान है। 3 एक्सट्रीम कंडीशन, हेमंत बहुत सर्दी वाला, ग्रीष्म बहुत गर्मी वाला, वर्षा बहुत बारिश वाला। तो हेमंत में क्यों संशोधन नहीं करवाना चाहिए? समझो, हेमंत ऋतु में इतनी ठंड पड़ती है कि शीत की वजह से शरीर के जो दोष होते हैं वो कुल्फी की तरह चिपके रह जाते हैं या जमे रहते हैं, यानी वो पिघलते नहीं है।
अब आप अगर जमे हुए दोषों को वमन, विरेचन एक्सेट्रा से निकालने की कोशिश भी करोगे तो दोष पूरी तरह निकलने की बजाय उत्क्लेशित हो जाएंगे, यानी पूरी तरह नहीं निकलेंगे, यानी शाखा से कोष्ठ में तो आ जाएंगे घिसते घिसते, लेकिन वहां से पूरे नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, तो फिर वो और भड़के। जैसे जैसे हम संशोधन के अयोग में पढ़ते थे, संशोधन के अयोग में क्या होता था, यही तो होता था, ठीक है। तो जब ये कफ और पित्त, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दोष होता है, ठीक तरह से निकलेंगे नहीं तो उनकी वजह से वायु भी रुक जाएगी। हैंस हेमंत ऋतु में अति शीत की वजह से बॉडी में दोष जमे रहते हैं, ठीक है। और इनमें वमन, अगर इनमें वमन कराया गया तो क्या होगा, अयोग होगा या अतियोग होगा, अयोग होगा। और अगर अयोग हुआ तो वायु का क्या होगा, वायु जो है वो उन दोषों की वजह से रुकेगी, आवृत होएगी। तो वायु का अनुलोमन होएगा क्या, नहीं, वायु का प्रकोप होगा, लेकिन कैसा वाला प्रकोप होगा, क्षयजन्य या आवरणजन्य, आवरणजन्य। तो हम कहेंगे मेन कारण क्या है, वायु के रुकने का, किसके द्वारा, जो उत्क्लेशित दोष होकर के आ गए हैं उनका। तो कफ पित्त के कारण वायु का आवृत होता है यदि आप बहुत ठंड में दोषों को खींच खींच करके शोधन कराने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि दोष पूरे नहीं निकलेंगे तो वो उत्क्लेशित हो जाएंगे, और उत्क्लेशित होने पर वायु का आवरण होगा। अब जब हम विरेचन पहले पढ़ते थे तो वहां क्या लिखा था, उत्क्लेशयो कफ पित्तस्य, यानी विरेचन के अयोग में कफ पित्त उत्क्लेश होते हैं और मारुत आवर्त होकर प्रकोप होती है। ये बात हमें समझ में आ गई थी विरेचन के अयोग में भी, ठीक है। चलिए अब मैं इसका फॉलोइंग बताऊं मेरे को एक बार, कि सम्यक विरेचन में क्या लक्षण होगा, विरेचन के अतियोग में क्या लक्षण होगा, और विरेचन के अयोग में क्या लक्षण होगा। अगर मैं कहूं वातानुलोमन तो ये किसका लक्षण हुआ, सम्यक विरेचन का लक्षण हुआ। अगर मैं कहूं वात आर्ता या मारुत आर्ता तो विरेचन के अतियोग का लक्षण हुआ। और अगर मैं कहूं मारुत निग्रह, ठीक है, या बोल दूं आवृतवात, तो किसमें चला जाएगा, विरेचन के अयोग में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या समझाता है दोबारा से कंसाइज करके, तत्र हेमंते ही अति मात्र शीत उपहतत्वात्, यानी हेमंत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने की वजह से क्या होगा, संशोधन अयोगाय उपपद्यते, और अगर संशोधन करवाया तो अयोग हो जाएगा, और संशोधन अपि वात उपद्रवाय, तो ऐसी सिचुएशन में उसके शरीर में वात के उपद्रव पैदा होंगे। अब हेमंत में शोधन कराने से अयोग होकर वात की उपद्रव होते हैं, ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब बात करते हैं ग्रीष्म में संशोधन क्यों नहीं कराते। ग्रीष्म में ऑलरेडी बहुत गर्मी है, ठीक है, उष्णता से शरीर जो है वो उपहत है, पहले ही शरीर में डिहाइड्रेशन हो रखा है, यानी बिना संशोधन कराए गर्मी में इतनी पड़ रही है कि इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी को। अब अगर आप दवाइयां ववाइयां खिला करके और जो है संशोधन कराओगे तो पेशेंट क्या होगा, और ज्यादा डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, और हो सकता है कि इतनी ज्यादा पित्त बढ़ने की वजह से या इतनी ज्यादा धूप होने की वजह से इतना ज्यादा पिपासा के वेग लगना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखता है, ग्रीष्मे पुनः श्रय उष्ण उपहतत्वात्, यानी पहले जो है ग्रीष्म जो है वो बड़े ही प्यार से मिलता था, उपकृत्वात् संसाधनार्थ मिलता था, संशोधनार्थ उष्ण स्वभाव उष्णान तीक्ष्ण तरत्वम अति प्रविलय दोषम, यानी यदि ग्रीष्म में उष्णता से उपहत होने के बाद भी संशोधन कराया गया तो क्या होगा, दोष जो है वो पिघल जाएंगे, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा पिघल जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या, संयोगे संशोधने अतियोगाय उपपद्यते। अब जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाएगा और पिपासा के उपद्रव पैदा होंगे, तो शरीरम अपि पिपासा उपद्रवाय भवन्ति, ठीक है। इसलिए हम गर्मियों में संशोधन नहीं करते, वरना उष्ण भाव की वजह से अतियोग हो जाएगा और व्यक्ति के अंदर पिपासा के उपद्रव आ जाएंगे।
फिर बारिश में संशोधन क्यों नहीं कर रहे थे? अब बारिश की ऋतु भी जो है वो कैसी है, असाधारण ऋतु है वेदर के हिसाब से, क्योंकि बहुत बारिश पड़ती है। अब बारिश पड़ती है और सूरज, चंदा, तारे, आसमान में बादल रहते हैं बारिश ऋतु में, जिसकी वजह से क्या होता है, सीधी धूप जो है वो नीचे जमीन तक पहुंच पाती नहीं है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो बॉडी में होगा क्या, बॉडी और शरीर में होगा क्या, और एटमोस्फेयर में होगा क्या, क्लेद की उत्पत्ति होगी। इसीलिए बारिश जब होती है तो उष्ण, जब नई नई बारिश होती है तो वो उष्ण कह रहे हैं, उमस भरी होती है। ठीक है, इसी को क्लेद कहते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में भी क्लेद बनता है वर्षा ऋतु में। तो इस क्लेद की वजह से ही, अगर आप मान लो कोई संशोधन कराने के लिए मेडिसिन देते भी हो, तो वो मेडिसिन काम न करने की बजाय इसी क्लेद से जो है चिपक के रह जाएगी। ठीक है, और शरीर में पड़े पड़े वो ना डाइजेस्ट होएगी, ना अपना काम करवा पाएगी, तो पेट में गौरवता पैदा करेगी। तो श्लोक कैसे लिखता है, वर्षासु तु मेघ, वर्षासु तु मेघ जलवत्ते गुण अर्क चंद्र तारे, यानी वर्षा ऋतु में जो जल वाले बादलों की वजह से गूढ़ हो जाते हैं, छुप जाते हैं, कौन, चंदा, सूरज और तारे, जिसकी वजह से क्या होगा, शरीर भूत में क्या होता है, उपक्लिन्नम यानी क्लेद का भाव पैदा हो जाता है। और अब ऐसे में क्या होगा, वमनादिनी, जो भी आप दवाई दोगे उसकी वजह से गुरु समुत्थाने शरीराणी, शरीर के गुरु होने में कारण हो जाएगा, यानी हैप्पीनेस लगेगी शरीर में। ठीक है, तो एक बार फटाफट जवाब दे देते हैं। हेमंत ऋतु में संशोधन करवाएंगे तो क्या होगा, अति शीतत्वात् अयोग भवंती वात उपद्रवा। ठीक है, या कहते हैं कि वात के उपद्रव हो जाएंगे। ठीक, अब ग्रीष्म में अगर संशोधन कराया तो क्या होगा, ग्रीष्म में अगर संशोधन कराया तो अति उष्ण होने की वजह से अति योग हो जाएगा, और अति योग हो जाएगा तो फिर क्या होगा, पिपासा के उपद्रव होंगे। तो वात के उपद्रव, वात के उपद्रव मतलब वात के आवर्त वाली सिचुएशन कहाँ आ रही थी, हेमंत में। ठीक है, उष्ण में अति योग होने पर भी पिपासा उपद्रव होगा, ये ध्यान रखना। ग्रीष्म में अति योग होने के बाद भी पिपासा उपद्रव होएगा, क्यों, क्योंकि ग्रीष्म में उष्ण गुण बढ़ा था, तो उष्ण गुण की वजह से अति योग हुआ था, डिहाइड्रेशन हुआ था, वायु वहां पर प्रकोप होगी, लेकिन पिपासा उपद्रव टिक करना है। ठीक है, लेकिन हेमंत में जो वायु उपद्रव हो रही है वो कैसी, आवृत वायु की उपद्रव होती है, तो गलती नहीं करनी। फिर वर्षा में अगर संशोधन करवा दिया तो बॉडी में जो क्लेद है उसकी वजह से दवाई चिपकी रह जाएगी, और शरीर में क्या कॉज करेगी, शरीर में गुरुवत्ता जो है वो स्टिमुलेट करेगी। हेंस प्राय असाधारण ऋतु में संशोधन प्रिफर्ड नहीं होता, बट मान लो कोई आत्ययिके पुनः कर्मणि ऐसी सिचुएशन है, यानी आतुर अवस्था का काल ऐसा है कि संशोधन कराना जरूरी ही है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई ग्रीष्म ऋतु चल रही है और पेशेंट को जो रोग हुआ है वो बढ़ रहा है, और जो रोग है वो वमन से आते हैं, तो हम बसंत आने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि ग्रीष्म ऋतु में ही साधारण कंडीशंस को डेवलप करके, कृत्रिम कंडीशंस को डेवलप करके उस पेशेंट को वमन करा देंगे। ठीक है, अब मान लो किसी ने हेमंत ऋतु में जहर पी लिया, तो आप उसे वापस थोड़े बोलेंगे कितने, नहीं ऐसा, अब आपको जो उल्टी करवानी है तो आप जो है दो महीने बाद आना। ठीक है, जब जब वसंत ऋतु आ जाएगी तब आना, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो अगर आपने वसंत ऋतु में जहर पीने वाला पेशेंट देख लिया तो तुरंत उसको इमीडिएट उल्लेखन यानी वमन करवाना होगा, और वो आपको आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, क्या बोलता है, आत्ययी के पुनः कर्मणि क्रमम, आत्ययिक जो हैं वो अपने आत्ययिक अवस्था में यदि उपक्रम करना पड़े तो कृत्रिम गुण उपधानेन, कृत्रिम गुण बना करके, आर्टिफिशियल यानी सिचुएशन या वेदर कंडीशन रूम में या हॉस्पिटल में बना करके विपरीत ऋतु में भी क्या कर देना चाहिए, पुनः कर्मणि, काम को कर देना चाहिए, यानी संशोधन करा देना चाहिए। अब मान लो गर्मी में किसी को भवन विरेचन करवाना है और बाहर का एटमोस्फेयर 40 डिग्री है, तो उसको क्या करो, ऐसे रूम में एडमिट करो जिस रूम का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री के आसपास ही रहे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बन गया। तो कृत्रिम गुण उपधान के द्वारा जिस ऋतु में जो गुण की दिक्कत हो रही है उसके विपरीत गुण डेवलप करके फिर उसका शोधन करा देना चाहिए। ठीक है, तो हेंस आतुर की अवस्था को देखते हुए अकार्य समय भी कार्य हो जाता है, जैसे अभी अभी हमने देखा, ग्रीष्म ऋतु में भी अगर वमन कराना पड़े तो कवन करवा रहे हैं, हेमंत ऋतु में भी अगर विरेचन करवाना पड़े तो हम करवा रहे हैं।
ठीक है। तो आतुर की अवस्था को देखते हुए अकार्य वाला जो है वो कार्य हो जाता है और अकाल में जो है वो काल हो जाता है। अकार्य मतलब कार्य हुआ, मतलब वमन कर्म करवाना था, ठीक है, वमन कर्म करवा नहीं सक रहे थे लेकिन वो वमन कर्म करवा रहे हैं, तो क्या हुआ, अकाल में भी काल का जैसा इंटेंशन बना दिया, ठीक है। बाकी और आगे समझते हैं। देखो श्लोक क्या लिखता है, आतुर अवस्थासु अपितु कार्य अकार्य इति काल अकाल संज्ञा, ठीक है। यानी मान लो बसंत ऋतु चल रही है और आपके पास जो पेशेंट है उनका मास वमन शल्य बोध की वमन क्या बोल रहा हूँ मैं, मान लो बसंत ऋतु चल रही है, ठीक है, और आपके पास जो पेशेंट आया उसका रोग जो है वमन साध्य है, लेकिन पेशेंट का बल जो है वो क्षीण है, तो भले ही वमन कार्य है और वमन कार्य वमन काल भी है, दोनों बातें सही है, बट आतुर की अवस्था को ध्यान में रखते हुए तब भी हम वमन नहीं करवाएंगे, चाहे भले ही बसंत ऋतु ही क्यों ना चल रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जो कार्य भी अकार्य में कन्वर्ट हो गया और वमन का काल भी वमन के अकाल में कन्वर्ट हो गया। तो हेंस तस्मात् आतुर अवस्थासु अपि काल अकाल संज्ञाः, तो संशोधन के लिए वास्तव में कौन सा काल है और कौन सा अकाल है, ठीक है, ये ऋतु के अनुसार नहीं डिसाइड करते, हम अल्टीमेटली पेशेंट के अनुसार डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऋतु के अनुसार प्रेफर्ड बता दिया कि भैया कब जो है कौन सा संशोधन कराना ठीक रहेगा, लेकिन हम जो है ऋतु के अधिकार तो 6 ही हैं, तो 6 में से किसी में भी करवा सकते हैं, पर अल्टीमेटली किसका जिम्मेदारी है, ये आतुर अवस्था की जिम्मेदारी है। अगर आतुर अवस्था की डिमांड होगी कि हाँ साहब संशोधन करा दिया जाए तो संशोधन करवाएंगे, और अगर आतुर अवस्था नहीं है उतना बलवान तो हम उससे क्या करवाएंगे, जो है शमन करवाएंगे, ठीक। तो तस्मात् आतुर अवस्थासु अपि काल अकाल संज्ञा। अब बात करें कि भैया ये हमने बात कर ली किसकी, काल परीक्षा खत्म हो गई, अब 9वीं दशमलव परीक्षा की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रवृत्ति, है ना। तो प्रवृत्ति में क्या बोलता है कि भैया प्रवृत्ति ही तू प्रतिकर्म समारंभ, प्रवृत्ति क्या थी बेसिकली, व्यक्ति के द्वारा की गई चेष्टा, ठीक है। तो कार्य आरंभ करने की, कोमा रोग जताने की, रोग जीतने की जो चेष्टा करता है चिकित्सक उसे हम प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक। अब रोग कब ठीक होएगा, जब भिषक भेषज आराम भिषक भेषज आतुर परिचारक का जो क्रिया है वो संयोग में चलेगी, दैट इज जब इन चारों की चेष्टा सम्यक होगी तब हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है वो प्रवृत्ति हो गई, चिकित्सा में प्रवृत्ति करती, ठीक है। प्रवृत्ति तो प्रतिकर्म समारंभ। तो प्रवृत्तस्य लक्षणम भिषक औषध परिचारकाणां क्रियाम समायोगः, ठीक है। फिर हम जो है अब आ गए लास्ट दशविध परीक्षा भाव पे। लास्ट दशविध परीक्षा भाव क्या है, उपाय, ठीक। तो उपायः पुनः भिषक आदीनां सौष्ठवम अभिविधानम च सम्यक। तो सौष्ठव मतलब क्या होता है, सौष्ठव मतलब होता है गुण युक्त होना, ठीक है। तो भिषक आदि का अपने अपने गुणों से युक्त होना ही युक्त होना ही उपाय है, ठीक है। सिंस यहाँ भिषक आदि लिखा है तो हम इस श्लोक में लिखा है ना उपाय पुनः भिषक आदि नाम, तो हम चिकित्सा में जो है यहाँ बोल रहे हैं ना भिषक आदि नाम, तो हम चिकित्सा चतुष्पाद को अपने अपने गुणों से युक्त होना मान सकते हैं। जबकि जब हमने पहले पढ़ा था तो हमने कैसे पढ़ा था, उपाय कारण कारण आदि नाम त्रयाणाम, यानी उपाय क्या था, कारण जो शुरू के 3 त्रयाणाम कारण आदि नाम, ठीक है। तो शुरू के 3 कारण आदि में क्या थे भाई दशविध परीक्षा विषय में, कारण करण कार्ययोनि, है ना, कारण करण कार्ययोनि, तो कारण करण और कार्ययोनि ये जो है वो सौष्ठव में होते हैं और बाकी जो है कोई सौष्ठव में होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है 10वीं परीक्षा विषय खत्म कर लिए। अब यहाँ से आगे की बात में हम क्या करेंगे, यहाँ से अगली बात में हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि 10वीं परीक्षा विषय के बाद जो है पंचद्रव्य के सामग्रियों को डिस्कस करेंगे, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट बातें जो हमें इससे टेक आउट करनी है इन 10वीं परीक्षा विषयों से तो वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान
यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै।